नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं। जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। औषधीय फसल कमांज की खेती किसानों के लिए है लाभकारी। अधिक उत्पादन के लिए सिंचाई जल की जांच है जरूरी। परंपरागत फसलों की खेती में बढ़ते हुए जोखिम के चलते हमारे प्रदेश के किसानों का रुझान औषधीय फसलों की खेती की ओर तेजी से बढ़ रहा है और किसान इनकी खेती से कम लागत में अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। तो औषधीय फसलों के अंतर्गत आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कमाज की खेती के बारे में, जिसकी अगर आप बुवाई करना चाहते हैं तो इसकी उन्नतशील किस्मों का चयन करके वैज्ञानिक तरीके से बुवाई कैसे करें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सिंह बघेल। विशेष रूप से कुछ किसान भाई औषधीय पौधों की खेती की तरफ जा रहे हैं। इसमें विशेष रूप से आजकल जो किसान भाई केमाज फसल जो है उसकी भी खेती बहुतायत में करते हैं। और केमाज की जब हम खेती करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी औषधीय फसल है, जिसकी खेतों में बहुत अच्छी इसकी किस्म आ चुकी है। पहले जो हमारी जंगली प्रजातियां थी उसके कारण खुजलियां होती थी और किसान भाई इनकी खेती नहीं करते थे, लेकिन अब बिना खुजली वाली हमारी केमाज की किस्में जो हैं वो खेतों में बुआई के लिए हमारे पास उपलब्ध हो चुकी हैं। तो ऐसी किस्मों का चयन कर हम अगर केमाज की खेती करते हैं तो आप अपनी आय में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, कमाज एक औषधीय फसल है। यदि आप इसकी खेती करके अच्छा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए खेत की तैयारी कर खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से बुवाई कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इसके लिए आपको चाहिए कि सबसे पहले खेत की तैयारी करें। खेत की तैयारी में पहले 2 बार आप कल्टीवेटर चलाएं और उसके बाद 1 बार उसमें रोटावेटर है, उसके माध्यम से हम खेत को समतल कर लें। और जब खेत आपका अच्छी तरीके से तैयार हो जाए उसके बाद में आप इसमें बुआई करें। और इस बात का ध्यान रखें कि जब हम खेत तैयार कर रहे हैं उसके पहले हम लगभग 3 से 4 ट्रैक्टर अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद अगर हम खेत में फैला देवें तो निश्चित रूप से ऑर्गेनिक मैटर आपके खेत में बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। तो जब भी हम खेत तैयार करते हैं उस समय हमको लगभग 20 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास जो है वो हमें खेत तैयार करते समय ही देना है, ताकि फसल की बढ़वार अच्छी हो। जब हम बुआई करते हैं तो उसके पहले सबसे प्रमुख बात है बीजोपचार की। और बीजोपचार करने के लिए हमें चाहिए कि प्रति किलोग्राम केमाज के बीज में लगभग 2 से 3 ग्राम बावेस्टिन दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से अच्छी तरीके से उसको मिलाकर और उसके बाद उसकी बुआई करें। और जब खेत तैयार हो जाए तो उसके बाद इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब हम खेत तैयार कर रहे हैं उसके बाद खेतों में हमारा जो 3x3 जो हमारा लाइन है उसकी मेड़ बना लें और पानी का भराव ना हो। पानी का जो बहाव है वो ढाल की दिशा में हो और नालियों के माध्यम से पानी बाहर निकल जाए, रुके ना। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये फसल जल भराव की स्थिति में इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और बुआई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि 3x3 जो हमारी लाइन की दूरी है वो 3 फीट होनी चाहिए और जो हमारी पौधे से पौधे की दूरी है वो भी 3 फीट होनी चाहिए। इस प्रकार से जब आप बुआई करें और पानी का भराव विशेष रूप से ध्यान रखें कि पानी का भराव आपके खेत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बेल के रूप में फैलता है और इसमें बहुत अच्छा आपको उत्पादन होता है। किसान भाइयों, अभी आपने कमाज फसल की वैज्ञानिक बुवाई तकनीक के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं अधिक उत्पादन लेने के लिए इस फसल में कौन कौन से जरूरी प्रबंधन करें जिससे अधिक लाभ मिले। जब आप बुआई कर देते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि खेत में
पानी की कमी भी नहीं होना चाहिए। पानी चूंकि जल भराव हो रहा है तो पानी खेत से बाहर आना चाहिए, लेकिन अगर पानी की कमी हो रही है तो भी वानस्पतिक वृद्धि कम होगी और पौधों की बढ़वार अच्छी नहीं होने से आपका उत्पादन अच्छा नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये लगभग 6 से 7 महीने की फसल होती है और इसमें जब आपकी वर्षा ऋतु खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आपको खेत में पानी की कमी देखी जाती है। तो ऐसे समय में आपको 1 से 1.5 महीने के अंतराल में पानी की सिंचाई आपको खेत में करनी, ताकि खेत में पर्याप्त नमी बनी रहे और पौधों का विकास अच्छा होता रहे और उत्पादन भी अच्छा प्राप्त हो। तो समय समय पर पानी की सिंचाई भी करते रहता है वर्षा ऋतु के बाद में। इस प्रकार से आप खेत का निरीक्षण करें। इसके साथ ही जब आप देखते हैं कि 30-40 दिन की जब हमारी केमाज की फसल हो जाती है तो खेत में विभिन्न प्रकार के खरपतवार की समस्या देखी जाती है, तो आप निंदाई गुड़ाई कराएं और निंदाई गुड़ाई करा के जो अनावश्यक हमारे खरपतवार हमारे खेत में उगाए हैं उनको खेत से बाहर कराएं और उसके बाद आप उसमें प्रति बेल के हिसाब से लकड़ियों को गाड़ना है और लकड़ियों को गाड़ने के बाद उनको अच्छी तरीके से उसमें चढ़ाना है, ताकि आपकी जो केमाज की फसल है उसकी बढ़वार अच्छी हो और आपको अच्छी पैदावार प्राप्त हो। इस प्रकार से किसान भाई, जब आपकी पैदावार अच्छी तरीके से प्राप्त हो जाएगी तो उसकी तुड़ाई करके आप खेत में अच्छा लाभ कमा सकते हैं और बाजार में इसका अच्छा मूल्य मिलता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, जल प्रकृति की एक ऐसी अनोखी और अनमोल देन है जिसके बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर जल ना हो तो प्राणियों और वनस्पतियों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे उपयोग हेतु जल की मात्रा सीमित ही है और उसमें भी कई क्षेत्रों में जल काफी प्रदूषित है, जिसका सिंचाई या अन्य कार्यों में प्रयोग करने पर हानि हो सकती है। इसलिए जल की जांच करवाना बेहद जरूरी हो जाता है। तो किसान भाइयों, खेती बाड़ी के लिए सिंचाई जल की जांच कहां से कराएं और इसके क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं कृषि अभियंता DK रूसिया से। आप लोग सब्जी का उत्पादन करते हैं, अनाज का उत्पादन करते हैं, दलहन, तिलहन, धान, सारी चीज़ों का। आजकल एक सामान्य बात हो गई है, बाजार में लोगों को डर लगता है कि हमारी सब्जी में जो तत्व होना चाहिए वो ना होकर और कहीं अन्य दूसरे तत्व तो उसमें प्रवेश नहीं कर गए, जिसमें मुख्य रूप से पानी शामिल है। कहीं हम बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित पानी का उपयोग कर अपनी खेती में सब्जी और फसलों का उत्पादन तो नहीं कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि कहीं ये पानी प्रदूषित हो जाता है, जिसमें लेड की मात्रा आ जाती है, कैडमियम की मात्रा आ जाती है, जिंक होता है, मरकरी आ जाता है, तरह तरह के आयरन भी एकत्रित हो जाता है, उसमें मैंगनीज जमा हो जाता है, जिंक जो हमारे पौधे में आके प्रवेश कर जाता है। बहुत जगह आर्सेनिक की मात्रा बढ़ती जा रही है। अब हम क्या करें, कैसे पहचानेंगे? एक तरफ साफ पानी दिखता है, दूसरी तरफ हमको गंदे पानी में तो हम 10 तरह से विचार कर सकते हैं कि हाँ, ये हमारा पानी पॉल्यूटेड होगा। कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा पानी प्रदूषित है या उस फसल के लिए अच्छा है कि नहीं है? आइए हम इस पर चर्चा करें। किसान भाइयों, सिंचाई जल के स्रोत भी अलग अलग होते हैं, इसलिए सिंचाई जल का नमूना लेने की विधि भी अलग होती है। अगर जल का नमूना सही तरीके से नहीं लिया गया तो जल शुद्धता जांच के नतीजे गलत हो सकते हैं। इसलिए जल का नमूना लेते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, आइए जानते हैं।
अब रहा सवाल कि उसकी जांच कराने के लिए उसका नमूना लेना है। हम देखते हैं कि हम लोग मिनरल पानी बाजार से लेते हैं, वह बोतल में एक बार जरूर देख लीजिएगा ISI या ISO उसमें डला है। अगर ISI या ISO कोड है उस बोतल में, वह बोतल का प्लास्टिक अच्छा होता है। लेकिन ध्यान रहे कि उस बोतल में पानी पी लेने के या उस पानी को खर्च कर लेने के बाद साफ सुथरी बोतल को, अगर तालाब बहुत गहरा है 1 मीटर की गहराई से आप और 6 फीट नीचे की गहराई से, अगर बिल्कुल नीचे जा सकते वहां की गहराई से, और ऊपर का 4-5 तरह का एक बढ़िया सैंपल लेते चले जाएं और एक जगह उस सैंपल को एकत्रित कर लें एक साफ सुथरी अच्छी किस्म की उसी प्रकार की बाल्टी में, और बाल्टी में डालने के बाद आप बोतल में उस पानी को भर लें तो आपका एक मिक्स आपको सैंपल तैयार हो जाएगा। आपको उसमें स्थान दर्ज करना होगा, आपको उसमें तारीख दर्ज करना होगा। पानी जब स्थिर बिल्कुल रहे 2 घंटा तक, तब उसका सैंपल लेना होगा। सैंपल लेने का दिनांक आप जरूर तय करके उसमें लिख के भेजेंगे। किसान भाइयों, जिस तरह से आप मिट्टी की जांच मिट्टी परीक्षण लैब में करते हैं, ठीक वैसे ही जल नमूना लेकर आप इसकी जांच करा सकते हैं। नमूना लेने के उपरांत बोतल पर किसान को अपने खेत से जुड़ी सारी जानकारियां पत्रक पर लिखनी चाहिए, जैसे किसान का नाम, स्रोत नमूना लेने की तिथि, खेत का खसरा नंबर इत्यादि। जल की जांच आप नजदीकी कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, मिट्टी परीक्षणशाला या निजी संस्थानों में भी करा सकते हैं। आसपास की भौगोलिक स्थिति से भी परिचय कराना होगा कि वहाँ खदान है कि किस प्रकार की खदानें हैं, तब जाके वह सैंपल की जांच अच्छे से होगी। तब आप इसको अपने नजदीक के जिला कृषि पदाधिकारी से मिलें, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी से मिलें या पेयजल स्वच्छता विभाग के पदाधिकारी से मिलें। उसके अलावा हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र भी उपलब्ध है। हर जिले में मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं भी हैं। अगर वहां जल की क्वालिटी भी टेस्ट कर दें, अगर उनके पास संसाधन मौजूद होंगे, वो भी टेस्ट कर देंगे। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में अगर ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि हमारा पानी बहुत महकता है और बहुत ज़्यादा इसमें शिकायतों का डर रहता है कि शिकायत आ रही है इस पानी में, तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी आप जाके इस पे अपनी बात रख सकते हैं। वे अवश्य कुछ न कुछ आपको मदद करेंगे ताकि आपका पानी अच्छा हो जाए। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य में प्याज की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, तो जो किसान भाई खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए प्याज की कौन कौन सी उन्नत किस्म का चुनाव करें और प्याज की खेती के लिए किन किन बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं। किसान भाई, जिन लोगों ने खरीफ प्याज की नर्सरी तैयार कर ली हो, तो ये सबसे अच्छा समय है, उपयुक्त समय है खरीफ के ट्रांसप्लांटिंग का। आप किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा कि खरीफ प्याज की जो रोपाई है वो कम से कम 8 हफ्ते के सीडलिंग होने चाहिए, तब वो तैयार होते हैं। और ऐसे खेत में इनको लगाना चाहिए जहां जल निकास की उत्तम व्यवस्था हो।
किसान भाइयों, प्याज ठंडे मौसम की फसल है, लेकिन इसे खरीफ में भी उगाया जा सकता है और प्याज का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्नतशील किस्मों का चयन करना जरूरी होता है। तो खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली किस्में हैं एग्री ब्राउन, डार्क रेड, N53, भीमा सुपर, लाइन 883 और भीमा रेड इत्यादि। तो आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर रोपाई कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं भूमि के चयन की। तो प्याज की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है। प्याज की खेती के लिए उचित जल निकास एवं जीवांश युक्त उपजाऊ दोमट तथा बलुई दोमट भूमि जिसका pH मान 6.5 से 7.5 के मध्य हो सर्वोत्तम होती है। प्याज को अधिक क्षारीय या दलदली मृदाओं में नहीं उगाना चाहिए। कंकड़ पत्थर जो हैं उनको आप साफ करके और खेत को अच्छी प्रकार से तैयार करें। कि आप जब कभी प्याज के लिए खेत तैयार करें तो 20 से 30 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद जरूर डालें। दूसरी बात होती है उसके न्यूट्रिशन की, उसके पोषण की। तो जितना अच्छा आप उसमें पोषण देंगे उतना अच्छा आपका प्याज का उत्पादन होगा। तो इसमें जो सामान्य रिकमेंडेशन है वो 40-20-40 की है। मतलब 40 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो स्फूर और 40 किलो पोटेशियम प्रति एकड़। जो मैंने आपको 40-20-40 बताया है, इसका 60% आप बेसल डोज के रूप में दें और 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद आप जो बचा हुआ नाइट्रोजन है उसको आप जितने ज़्यादा स्प्लिट डोजेस में डालेंगे टुकड़े टुकड़े में उतना बेहतर होगा। किसान भाइयों, प्याज का अधिक उत्पादन लेने के लिए आप पौध का उपचार करके वैज्ञानिक तरीके से रोपाई करते समय कौन कौन सी जरूरी बातों का ध्यान रखें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। जब ये खेत की तैयारी कर लें और उसके पोषण का समुचित प्रबंध कर लें तो जब हम रोपाई की बात करते हैं तो हम ये ध्यान दें कि जब हम पौध को उखाड़ें तो उसके पहले, चूँकि इसमें कोई टैप रूट नहीं होती है, उथले जड़ वाली फसल होती है, तो इसकी सिंचाई करके और जितना उतना ही उखाड़ें जितना वो घंटे 2 घंटे के अंदर लगता चला जाए। उखाड़ के रख ना लें। और जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि स्वस्थ पौधे का ही चुनाव करना चाहिए, जिनमें रोग हो उनको अलग कर दीजिए और साथ में जड़ शोधन भी जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप कार्बेंडाजिम अपन को 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से रखना है। जैसे आप उखाड़ते हैं उसको 15 से 20 मिनट तक उस घोल में आप रख दें। जड़ शोधन करके आप इसकी रुपाई करें। क्यारियां, जैसा मैंने आपको बताया कि क्यारियां एकदम सीध में होनी चाहिए और जमीन से थोड़ी सी ऊंचाई पर होनी चाहिए, जिससे जल निकास होता रहे, पानी नहीं रुकना चाहिए। बरसात में कई बार पानी अगर रुक जाता है तो प्याज के सड़ने की संभावना रहती है। रुपाई आप पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर से 12-15 सेंटीमीटर तक कर सकते हैं और रो की दूरी आप वैरायटी के हिसाब से आप 20 से 25 सेंटीमीटर रख सकते हैं। किसान भाइयों, खरीफ प्याज की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए आप फसल को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए प्याज की फसल में आवश्यकता होने पर सिंचाई किस तरह से करें, आइए जान लेते हैं। इसमें ध्यान देने की बात है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बरसात में खरपतवार की समस्या सबसे अधिक रहती है। तो सबसे अच्छा तो ये होगा कि इसका हाथों से निदाई करें, तो उससे क्या होता है कि आपकी गुड़ाई भी हो जाती है। जब आप खुरपी के द्वारा घास निकालते हैं तो साथ साथ में गुड़ाई भी हो जाती है, जिससे एरिएशन होता रहता है, तो कंद बड़े और बढ़िया आकर्षक बनते हैं। जहाँ तक इसकी सिंचाई की बात है तो बरसात में आप खेत की दशा के अनुरूप आप इसमें कम से कम 8 से 10 दिन में, जैसा आपका खेत है, पानी की स्थिति है, बारिश नहीं हो रही है, तो उसके हिसाब से आप उसमें सिंचाई की व्यवस्था बनाना। और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बम्पर पैदावार प्राप्त होगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव उदयपुरिया, जिला जयपुर से राम सिंह जी ने। आप करौंदा की बागवानी पर जानकारी चाहते हैं, तो राम सिंह जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
करौंदा का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। आमतौर पर घरों में इससे चटनी, मुरब्बा और अचार बनाया जाता है। यह औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो यह समय इसकी बागवानी के लिए अच्छा है। यह लगभग सभी तरह की मिट्टियों में लगाई जा सकती है। कई किसान तो इसे खेतों की मेड़ों पर भी लगाते हैं। झाड़ीदार और कांटेदार होने के कारण अन्य फसलों की सुरक्षा होती है। इसकी कुछ उन्नत किस्में हैं जो कि इस प्रकार हैं। इसकी रुपाई के लिए सबसे अच्छा होता है कि गड्ढों की खुदाई गर्मी में ही कर लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए हैं तो इस समय भी गड्ढा खोद सकते हैं। अगर बाड़ के रूप में लगाना चाहते हैं तो एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे की दूरी 3 मीटर रखें और बाग के रूप में लगाना चाहते हैं तो लाइन से लाइन और पौध से पौध की दूरी 3 मीटर रखें। गड्ढे की गहराई 1.5 फीट और चौड़ाई भी 1.5 फीट रखें और 10 दिनों बाद ऊपरी मिट्टी में 10 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद मिलाकर पहले भरें। उसके बाद निचली मिट्टी में सिंगल सुपर फॉस्फेट 500 ग्राम और 20 ग्राम फॉरेट या कार्बोफ्यूरॉन मिलाकर ऊपर भरें और फिर 1 या 2 बारिश के बाद रुपाई का कार्य करें। जहां तक पौधों की उपलब्धता की बात है तो इसके पौधे सरकारी और निजी नर्सरियों में आसानी से मिल जाते हैं। रुपाई की बात की जाए तो पहले से तैयार किए गए गड्ढों में पौधों के अर्थबाल के बराबर गड्ढे बनाकर रुपाई कर दें। उसके बाद बहुत हल्की सिंचाई कर दें। इस प्रकार कम देखरेख में ये पौधे बड़ी आसानी से तैयार हो जाते हैं। इसमें किसी तरह के कीट बीमारियों की समस्या भी नहीं आती है और 5 साल बाद से इन पौधों में फल आना शुरू हो जाता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक। News 18 Network,